बिहार बोर्ड की एग्जाम के अंदर SCERT और NCERT से क्वेश्चन नहीं आते, अब क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आने लगे हैं। हाँ, कुछ लोगों ने यही बोल के चैलेंज दिया था कि ये क्वेश्चन NCERT में ढूंढ के दिखाओ। तो आज की इस वीडियो में दिल थाम के रुके रहिएगा। जो जो क्वेश्चन आपने बोला था कि ये क्वेश्चन NCERT में नहीं है, वो क्वेश्चन मैं NCERT या SCERT में ढूंढ कर दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दूं कि मैथमेटिक्स एंड साइंस की जो बिहार बोर्ड की टेक्स्ट बुक है BTPC की, यानी जो SCERT है, वो दरअसल डिट्टो NCERT है। बस लिटिल चेंज यही है कि NCERT से अब कुछ चीज़ें कट गई हैं, जबकि SCERT में अभी भी पुरानी चीज़ें बाकी हैं बस। उसके बाद बात करें हम लोग सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस में अंतर यह है कि NCERT के दिशा निर्देश के अनुसार लिखा हुआ है वहाँ पे कि जो राष्ट्रीय जो संस्था है ना, अनुसंधान शैक्षणिक संस्था NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, इसके गाइडेंस पे, इसके दिशा निर्देश पर बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो अपनी SCERT की बुक बनाई है SST की, उसको बिल्कुल NCERT के पैटर्न और NCERT के दिशा निर्देश पर बनाया है। जबकि इसमें ऐड क्या कर दिया गया है बिहार के बारे में और कुछ अलग से एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे हर पैराग्राफ पे आपको बिहार से ज़्यादा, यहाँ पे चूंकि बिहार टेक्स्ट बुक की बुक है तो कुछ चीज़ें बिहार के बारे में ऐड होंगी ही, तो इतना सा डिफरेंस है। तो आपको पढ़ना क्या है, तो देखिए मैथ एंड साइंस पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा हर एक चीज़ में आपको SCERT पढ़ना है, लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि मैथ एंड साइंस जो है वो आप SCERT पढ़ें या NCERT पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा बेटर होगा। चूँकि अब NCERT पहले तो दोनों सेम था, बट अभी के लेटेस्ट पैटर्न में क्या है कि NCERT से बहुत सारा एक्सरसाइज और बहुत सारा चैप्टर, बहुत सारा टॉपिक कट कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो चूंकि ये हटा दिया गया है तो अभी डायरेक्ट NCERT पढ़ना लॉस देगा। चूंकि हम लोग बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो SCERT, हालांकि जब भी मैं NCERT वर्ड बोलता हूँ तो अंततः हमारे कहने का मतलब यही SCERT वाली यानी सरकारी किताब होती है। कहने का मतलब यही होता है, भले ही आप लोग कुछ और समझे। अब बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट की। लैंग्वेज सब्जेक्ट में कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसका एक ही मात्र सॉल्यूशन है, उस बोर्ड की अपनी टेक्स्ट बुक, जैसे बिहार बोर्ड का अपना SCERT वाला बुक है, उसी से आएगा तो उसी से आएगा। चलिए, ये सारा क्वेश्चन जब मैंने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया, तो मैं आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो आप लोगों ने कमेंट किया था कि ये क्वेश्चन जो है पॉपुलर सब फोकस दूरी की विधि निकाले नहीं है भाई NCERT में, ठीक है, दिखाऊंगा। और भी मास्टर दा का उपनाम, भाई कैसा क्वेश्चन कमेंट आया था जो कि बिल्कुल ऊपर लिखा है, ठीक है। अब बात करेंगे PYQ की। तो वीडियो में जहाँ तक हो पाएगा, इतना कि वीडियो हद से ज़्यादा लंबी ना हो, जितना हो पाएगा, जितना देर हो पाएगा उतना देर में ये PYQ को प्रूफ करने का कोशिश करूँगा कि कैसे बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन NCERT से कॉपी पेस्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए 8:15 बज चुके हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड करना है और इतना लेट हो गया सबको खोजते हुए। तो जहाँ तक हो पाया वहाँ तक, बस टाइम का बस मुझे ये देखना है किसी भी तरह वीडियो जल्दी आए। तो जितना सा प्रूफ हो पाया उतना करके आपका पहले तो मैं माइंडसेट क्लियर करता हूँ। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन जो आया था, जहाँ तक मैंने अभी तक आज तो कोई कमेंट नहीं देखा, कल के बारे में बात कर रहा हूँ, वो था कि एक था सूर्य सेन का उपनाम मास्टर दा है, ये NCERT में खोज के दिखाओ। तो आप लोग के सामने ये क्लास 10 हिस्ट्री की जो बिहार बोर्ड की BTPC SCERT की बुक है, उसमें मैं दिखाता हूँ आपको ये कहाँ पर लिखा हुआ है मास्टर दा। तो आई थिंक ये मुझे याद है कि यहीं कहीं देखा था, पेज नंबर ये रहा, ये देखिए आप लोग पेज नंबर 81 और ये सबसे ऊपर में ये देखिए, ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपका क्यों गलत होगा। जिसका नेतृत्व सूर्य सेन कर रहे थे उनका उपनाम मास्टर दा था। अब तो एग्जामिनर जो है ना, जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म होता है और जहाँ पे पैराग्राफ शुरू होता है, इसी से क्वेश्चन पकड़ के उठाता है, और ये क्वेश्चन खूब इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है। एक था कि फोकस दूरी की विधि का था शायद लेंसों में, तो उसको मैं दिखाता हूँ NCERT साइंस में। तो देखिए इसका आंसर आप किसी भी क्वेश्चन बैंक में कैसा भी पढ़ें, वो लोग सब इसी के आधार पर बनाते हैं और वो इसी से रिलेटेड है, ताकि इस कारण से आपको जब भी विधि ज्ञात करने का होता है हर जगह ये सूर्य वाला विधि जरूर देखने को मिलता है। तो ये NCERT का क्रियाकलाप 10.2 में है और इसका क्वेश्चन 10.3 में दिया गया। ये देखिए, जैसे सूर्य की ओर दर्पण करते ये पूरा करने को बताया गया, उसके जस्ट बाद 10.3 में दिया गया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने की विधि हम पहले ही 10.2 में सीख चुके
चुके हैं। मतलब ये दोनों रिलेट करके अगर आप ये पूरा क्रियाकलाप समझेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपका जैसे कि प्रयोगशाला विधि बनाने का क्वेश्चन जो क्रियाकलाप में छुपे होते हैं और क्रियाकलाप से ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। तो ये वो क्वेश्चन है, देखिए, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण। ये दरअसल एक क्रियाकलाप है, बट इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है, ये समीकरण बना के आता है कि जब हम लोग जिंक में H2SO4 डालते हैं तो ZnSO4 बनने के बाद जो है ये जो कौन सी गैस निकलती है, ये H2 गैस निकलती है, ये इसी क्रियाकलाप से साबित है। तो NCERT का एक एक पॉइंट से बिहार बोर्ड का एक्सपर्ट क्वेश्चन सेट करते हैं, क्योंकि मार्केट में 1000 से ज़्यादा प्राइवेट पब्लिकेशन है, उसको कोई मतलब नहीं किस बुक से सेट करना, उनके पास एक ही है, ये रहा। ये देखिए, ये बिहार बोर्ड की बुक है, आपको दिख रहा होगा, बट लिखा क्या है, NCERT नई दिल्ली द्वारा विकसित चुकी है विज्ञान है, तो इसका बहुत हद तक डमी है। ठीक है, अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है, अभी जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा प्रूफ करने का हो सके मैं कोशिश करूँगा। ये 2023 का मैंने साइंस ले लिया है और 2023 का सेकंड सिटिंग वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। आप हिस्ट्री चेक कर लीजिए, पेपर तक में आ गया था कि 18 के बाद जो 23 का सेकंड सिटिंग है काफ़ी टफ गया था। इसके अलावा 25 का सेकंड सिटिंग भी टफ माना जाता है। तो चलिए, जितना हो सका मैं उतना करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं फिजिक्स नहीं करूँगा, केमिस्ट्री करूँगा, क्योंकि केमिस्ट्री में जो है ना बिल्कुल कॉपी पेस्ट होता है। फिजिक्स में तो भले ही NCERT से आता है, बट कॉपी पेस्ट नहीं होता। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित होने वाले पदार्थों की पहचान करें। और ये समीकरण ध्यान से नोट कीजिए, और अब मैं दिखाता हूँ कि कॉपी पेस्ट कहते किसको हैं। तो ये NCERT साइंस में हम लोग इसी पेज नंबर 15 पर आ गए हैं, और ये देखिए 15 में NCERT का पेज नंबर क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा समीकरण तक नहीं बदला, 4Na O2 2Na2O। यहाँ पर देखिए 4Na, यहाँ O2, और यहाँ देखिए CuOH2, इधर भी सेम, भाई कुछ नहीं बदला, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ऐसे NCERT से आता है। अब एक क्वेश्चन है, जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। हम आ गए NCERT के पेज नंबर 38 पे, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। ये देखिए कितना बार कॉपी पेस्ट हुआ है। और दिखा, एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक जल विलयन में अम्लीय गुण प्रदर्शित क्यों नहीं करते। ये दो क्वेश्चन रिलेट करके बनाया गया है। पहला आपको देखने को मिलता है पेज नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पर यह बताया गया है कि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयनियों में अम्लीयता के अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित नहीं करते। तो लगभग ये वही सवाल है। इसके अलावा इसमें एक और सवाल को मिक्स कर दिया गया है, पेज नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं फटाफट से वहाँ चलता हूँ। ये रहा पेज नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 6, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। बेसिकली ये दो क्वेश्चन मिला के लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है, अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में, क्यों। ये सवाल पेज नंबर 27 में आ चुका हूँ मैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, वेयर इज यर, अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ये क्वेश्चन देखिए कहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये है, अम्ल को तनुकृत करते समय कि हम ये क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। लैंग्वेज भी चेंज नहीं किया गया, कॉपी किया गया और यहाँ पेस्ट कर दिया गया। ठीक है, ये मिश्र धातु वाला पेज नंबर 60 में मिलेगा। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा निकल रहा है। ये देखिए, एक चीज़ आप कभी नोटिस करेंगे कि यहाँ पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, किसी और का क्यों नहीं पूछा गया। भारती भवन, आप कोई भी पब्लिकेशन का प्राइवेट रेफरेंस बुक लाइए, उसमें 100 से आपको इतना मिलेगा ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कि आप परेशान हो जाएंगे। बट क्वेश्चन CO2 का आया, क्यों भाई। तो इसका रीजन मैं दिखाता हूँ। इसका रीजन है पेज नंबर 68 का ये क्वेश्चन कि CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मतलब NCERT ने CO2 बोला तो यहाँ COT देने का, भाई एक्सपर्ट यही जानते हैं। यहाँ जो है वो लगभग ठीक है, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होगा, बट 90% चांस है कि यही कॉपी होगा। ठीक है, अपमार्जक भाई 4.5 आप निकाल लो, यहीं पर दिखा देता हूँ, ज़्यादा जाने की क्या ज़रूरत है। ये देखो साबुन और अपमार्जक, इसमें पूरा अपमार्जक का परिभाषा दिया गया है, वो पूछ। देखिए समय बचा तो मैं सोशल साइंस का भी पक्का प्रयास करूंगा। मैं काफ़ी फास्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, साइंस का मैं निकाल ले रहा हूँ। ओ भाई, मैंने फिजिक्स भी प्रूफ नहीं किया, एक से
पहले केमिस्ट्री का क्लियर ही कर देते हैं, उसके बाद फिजिक्स पे मूव करेंगे हम लोग। चलिए, केमिस्ट्री 2024 का पेपर मैंने उठा लिया है, फर्स्ट सीटिंग है, ये देखिए आप लोग। और यहाँ पे क्वेश्चन जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्षारक को अधिकय मिलाने पर OH माइनस आयन की सांद्रता किस प्रकार प्रभावित होती है, ये दिखाता। पेज नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 6, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिकय क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। बिल्कुल भाई लाइटली लैंग्वेज चेंज है, बट एकदम लगता है कि कॉपी किया गया है, कोई भी इजीली पकड़ लेगा। अब देखो, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन विस्थापित करने वाली 2 अभिक्रियाओं का उल्लेख करें, पेज 30। इस तरीके से आपको सारा आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए और उस पेज पे ढूंढ लीजिए, ठीक है। क्यों टाइम इतना लेट हो रहा है। अम्ल का, चलिए एक और दिखाता हूँ, अम्ल का जल विलयन विद्युत का संचालन क्यों करता है। चूँकि मैं पेज नंबर 27 पर हूँ, इसीलिए मैं 27 पेज नंबर एक्सपर्ट का फेवरेट है, इससे खूब आता है। तो ये देखिए, अम्ल का जल विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो एकदम सेम यहाँ पे क्या किया गया, एकदम सेम कॉपी किया गया विथआउट एनी लैंग्वेज चेंज। ये सब भी आपका पूरा 3.5 कितने में ये पूरा निष्कर्षण का पूरा चरण बताया गया। एक एक चीज़ आपका सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, ये चीज़ आप भूल जाओ। ये देखिए, ये नाभिक की ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, मैं यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ। बहुत पेज शायद मैंने कल ही ढूंढा है, 14.3.4 पे है, ठीक है। जो नज़दीक में रहेगा वो दिखाते हैं। किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध किन बातों पे निर्भर करता है, पेज नंबर 229, और मैं 185 पे हूँ अभी, तो शायद 229 काफ़ी करीब है मेरे लिए। तो 229 पे मैं आ चुका हूँ और ये मेरे को मिल गया, किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध, ये रहा वह कारक जिन पर किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध निर्भर करता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट से आया। इसी तरीके से अगल बगल में मैं आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर टाइम होता तो मैं ये सब तुरंत दिखा देता। मानव नेत्र की समंजन प्रक्रिया क्या है, 11.1 में पेज नंबर 208 के आसपास ये क्वेश्चन आपको NCERT में देखने को मिलेगा। विद्युत चुंबक में विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में किस प्रकार का लोहा प्रयुक्त होता है, लिख लीजिए। टॉपिक नंबर 13.2.4 पेज नंबर 256 के आसपास ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं ऊपर से क्लियर कर रहा हूँ। अब मैं आ गया हूँ 2025 के साइंस पर फाइनली, ठीक है। और देखते हैं कितना जल्दी इसको कर पाते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रूफ, ये देखिए, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना 1.1 में मिलेगा। सोडियम कार्बोनेट का जल विलयन क्षारीय होता है, क्यों, पेज नंबर 35 टॉपिक 2.4.2 फिगर नंबर 2.9 के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। सूचक के बारे में 2.1.1 में स्पष्ट है। परमाणु एवं आयन में अंतर चैप्टर 4 खोलेंगे, इससे रिलेटेड टॉपिक में दिख जाएगा। अयस्क को परिभाषित करें, 3.4.1 में मिलेगा, ठीक है। अपमार्जकों ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया है, इसका पूरा कारण सहित इसका पूरा जो व्याख्या है ना, वो 83 से लेके 85 पेज नंबर के बीच आपको देखने को मिलता है। टॉपिक नंबर 4.5 से 4.10 के बीच में। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, पेज नंबर 273 NCERT 14.2.1 में, ठीक है। आवर्त सारणी का जो आवर्त है उसके बारे में पेज नंबर 91 के आसपास मिलेगा। भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु अधातु में अंतर स्पष्ट करें, वेरी डेप्थ में NCERT में समझाया गया है। टॉपिक नंबर 3.1 और 3.2 पेज नंबर 41 से 44, ठीक है। इस तरीके से ऊर्जा संकट वाला 14.4 के लगभग आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। 10 मिनट कैसे बीत गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या सोचा था कि एक एक चीज़ दिखाऊंगा, काफ़ी कम चीज़ मैं दिखा पाया, कोशिश करता हूँ चलो कम से कम SST दिखा पाऊँ 2025 का। चलिए, पहला क्वेश्चन, ऐतिहासिक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं। कुछ लोग समझ रहे हैं ये क्वेश्चन NCERT का है ही नहीं, और दिखाते हैं। पेज नंबर 26 निकालते हैं, SCERT बुक, मतलब सॉरी बार NCERT बोल रहा हूँ, वही का है, निर्देश पे बना है। तो पेज नंबर 26 हमने ओपन किया, यहाँ पे पेज नंबर 26 ये रहा। ऐतिहासिक भौतिकवाद, पूरा ऐतिहासिक भौतिकवाद चरण सहित बुक में समझाया गया, इसलिए एक्सपर्ट ने क्वेश्चन सेट किया। कभी भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं करते वो लोग। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, पेज नंबर 66 का क्वेश्चन नंबर 1। जस्ट गाइज वेट, पेज नंबर 66 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। फ्रांस हिंद चीन में कहाँ चला गया भाई, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था, यही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाया गया है, ठीक है। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, पेज नंबर 91 पेज नंबर 101 का क्वेश्चन नंबर 3। स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया था, पेज नंबर 5 में पूरा लिखाया गया है। वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य, फर्स्ट पेज पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल किस प्रकार है,
पहला चैप्टर हिस्ट्री का पहला लाइन और उसी को समझाने के लिए पूरा चैप्टर लिया गया है। तो एक क्वेश्चन करने का बिल्कुल अधिकार है एक्सपर्ट को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधी जी की भूमिका बताएं। पूरा भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर 4 पढ़ लिया तो वो 50 पेज क्या जितना बोलोगे भाई उतना लिख देगा, 3 पेज तो आराम से लिख देगा गांधी जी की भूमिका। तो अब देखिए भाई 11 मिनट बीत चुका, इससे ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए मेरा कहने का मतलब यही है कि जो मार्केट में अगर प्राइवेट बुक की बात करें तो उसकी संख्या अनंत है। हम भी चाहे अपना बना दें, जो चाहे प्राइवेट बुक बना दे, तो क्या एक्सपर्ट हर बुक को ढूंढता फिरेंगे? नहीं ना, उनके पास बस एक ही निर्देश होता है कि जो अपना ऑफिशियल टेक्स्ट बुक है, ये रहा बिहार टेक्स्ट बुक, उससे करो, ठीक है। यदि वो एनसीईआरटी के दिशा निर्देश पे आ रहा है तो उससे, बस यही 2 के अलावा किसी से भी करने का अधिकार नहीं। क्योंकि इसका कारण है, यदि कोई क्वेश्चन ऐसा सेट होता है जो कि आउट ऑफ सिलेबस रहता है, जिस क्वेश्चन में पेच यानी कि टॉपिक फंस जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ऐसे केस में यदि कोई उस क्वेश्चन को चैलेंज करता है न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा, तो न्यायिक प्रक्रिया के सख्त आदेश होता है कि किसी भी हाल में जो एग्जाम की बाउंड्री है वो उसका ऑफिशियल टेक्स्ट बुक है, तो वो इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते। आप लोग माने या ना माने, मैंने ये प्रूफ डाल दिया। धन्यवाद।